हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS PCS बाय एस्पिरेंट्स। तो 69th BPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, आप सबको पता होगा, और इसका एग्ज़ाम भी पहले से ही शेड्यूल्ड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एडुटेरिया का जो 69th BPSC प्रीलिम्स के लिए नए पैटर्न पे टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 की। और आप सबको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, और चूँकि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं, इसलिए मैं हिंदी के क्वेश्चंस ही दिखा रहा हूँ, बाकी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। एक बात मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं केवल इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि आंसर के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस भी ऐड करूंगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी पूरी तैयारी होती रहेगी। तो पहला जो प्रश्न है उसका अगर हम बात करें आंसर्स की, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक क्यों है? क्योंकि जो बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल है वो एक तो चिरांद है, सारण वाला, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चेचर है एक, कुतुबपुर वैशाली, और ताराडीह है गया का, और सेनुआर जो है वो रोहतास का है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेनुआर रोहतास, ताराडीह गया और चिरांद, ये तीनों के तीनों ही नवपाषाणकालीन स्थल हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सूची को सुमेलित करना है। आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। मेगास्थनीज, टॉलेमी, प्लिनी और वेनसांग, इनकी किताबों के साथ इनको करना है। तो देखिए, वेनसांग की जो किताब है वो है CU की, तो ये बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज की है इंडिका, ये भी आपको पता है, मतलब A का 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन C हो जाएगा। A का 3, B का 1, मतलब टॉलेमी ने किताब लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका, और प्लिनी ने जो किताब लिखी थी उसको हम बोलते हैं टॉलेमी ने जो किताब लिखी थी वो है ज्योग्राफी, और प्लिनी ने जो किताब लिखी वो है नेचुरल हिस्टोरिका। इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। अब देखिए, बौद्ध धर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे थे, इसलिए एक नए तरह का ये प्रश्न है आपके लिए। वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। तो माध्यमिका और विज्ञानवाद, ये दोनों जो है वो हीनयान से संबंधित नहीं है। जो हीनयान से संबंधित है वो कौन सा है? वो है यहाँ पे सौत्रांतिक। सौत्रांतिक जो है ऑप्शन A वो करेक्ट हो जाएगा। और बात कर लें कि महायान की जो धाराएं हैं, जो शाखाएं हैं, वो माध्यमिका है और विज्ञानवाद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसमें किसी भी तरह के विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं कराया गया। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वो प्रकृति के पूजक थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, ये भी हमें पता चलता है। और जो ये सारी चीज़ें हैं वो उत्खनन जो किया गया है उससे ही पता चल पाता है। विशाल स्नानागार तो मिला है, अन्नागार तो मिला है, भवनों के बारे में बहुत सारी बातें सच हैं, लेकिन जो असत्य कथन पूछा है वो ये है कि इसमें विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं कराया गया। प्रश्न संख्या 5, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको ये याद होगा कि इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का जो और बुलाया गया था, जो उसको, वो कहाँ बुलाया गया था? वो बुलाया गया था राजगृह में। और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में बुलाया गया था। और आपको याद होना चाहिए कि अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति का राजा, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और जो चौथा है वो है कनिष्क के समय में। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये राजगृह में हुआ था पहला। दूसरा वाला हुआ था, जो आपको सारा याद होना चाहिए, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, और तीसरा जो है वो हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 7 की प्रश्न संख्या 6, अग्रहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अग्रहार जो होता था वो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था, और ये ब्राह्मणों को दिया जाता था वो ज़मीन, और उन ज़मीन पर जो भी चीज़ें होती थी, जो टैक्स वगैरह होगा, वो ब्राह्मण ही वसूलते थे। प्रश्न संख्या 7, गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो देखिए, जो बिना जोती गई भूमि, जो जंगली भूमि होती थी, उसको हम बोलते थे उसको हम बोलते थे अपहृत भूमि। ये गुप्त काल के संबंध में बात है। गुप्त काल के बारे में थोड़ी बहुत बातें और समझ लेते हैं। जैसे कि गुप्त काल में क्षेत्र किसको कहते थे। तो खेती के लिए जो भूमि उपयुक्त होती थी उसको क्षेत्र कहते थे। जो रहने के लिए, बसने के लिए लोगों के लिए भूमि होती थी उसको वास्तु कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहते थे। और जो बिना जोती जंगली भूमि है उसको अपहृत कहते थे। और गोचर किसको कहते थे। तो पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी उसको गोचर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की। तो नालंदा की यात्रा करने वाले बहुत सारे यात्री रहे। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें A और B दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। वेनसांग और इत्सिंग, इन दोनों ने ही यात्रा की थी नालंदा की।
प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं और जो 9वां प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि हासिल की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। ये आप सबको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सेकंड उसको कहते थे, सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 10, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस वंश से था? तो ये तुलुव वंश के थे। आपको याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें 4 वंशों ने शासन किया, एक संगम था, एक सालुव था, एक तुलुव था और एक अराविडु था। यही क्रम भी है, याद रखिएगा, संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु। SSTA आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखिए, SSTA, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। इसमें जो तुलुव वंश है वहाँ के उस वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। 11वां प्रश्न, कादिरी सिलसिले का संस्थापक कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस दशाला प्रणाली की शुरुआत की गई? तो कब की गई ये पूछा गया है, तो 1580 में शुरू की गई थी दशाला प्रणाली। दशाला प्रणाली का जनक कौन है? तो टोडरमल है। इसी को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी हम जानते हैं। 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था प्रोड्यूस का और उसके आधार पर टैक्स दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित है? तो रहट जो है वो सिंचाई का साधन हुआ करता था, रहट से सिंचाई की जाती थी, पानी निकालने के लिए रहट का प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 14, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ है जिसके बारे में ये पूछ रहा है, ये 1761 वाला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछ रहा है। और बालाजी बाजीराव जो हैं वो उस समय पेशवा थे, नाना साहब जिनको बोलते हैं ना, वही बालाजी बाजीराव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डलहौजी के समय में नहीं किया गया? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। अब 1848 से 56 के बीच में एक तो रेल लाइन वाली भी काम उसके समय में हुई थी। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली तार बिछाई गई थी जो टेलीग्राम होता है। 1854 में नया एक एक्ट पास हुआ था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। और 1854 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी इसने। तो ये हो जाएगा इसका। अब जो आंसर हो जाएगा आप बता दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, 15 हो गया, सॉरी 16 की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा किसने पास की? इसका आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। 1863 में इन्होंने पास की थी। और 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा में जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। और 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा सादात खां। सादात खां जो है उसको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, बुरहानुल मुल्क उपाधि हुआ करती थी सादात खां की। और स्वतंत्र अवध राज्य की इसने स्थापना भी की और इसकी राजधानी जो थी वो फैजाबाद थी। अब फैजाबाद का नाम आपको पता है कि अयोध्या कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार मिला था? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके माध्यम से अधिकार महिलाओं को मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। और किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल जो हैं इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा नागपुर झंडा सत्याग्रह और वलसाड़ सत्याग्रह, इनमें भी इनका बहुत नाम है। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। और 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें जब इन्होंने नेतृत्व किया तो वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21, मैं नास्तिक क्यों हूँ के रचयिता कौन है? तो ये भगत सिंह की रचना है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी द्वारा किस वर्ष वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई? तो हरिजन यात्रा महात्मा गांधी ने 1933 में 7 नवंबर 1933 को शुरुआत की थी और 29 जुलाई 1934 तक 9 महीने तक वो लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने और पूरे देश का दौरा करते रहे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लाउड आयोग किससे संबंधित है? तो फ्लाउड आयोग जो है वो भू राजस्व से संबंधित है और भू राजस्व की जो दर है वो 1/3 करने की सिफारिश की थी इसने कि आधे से 1/3 कर दी जाए। और क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया? तो कांग्रेस का 1908 का जो मद्रास अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, वहाँ पर यह काम किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
सही सुमेलित नहीं है। तो दलित का प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही है। व्यापारी का होमी मोदी, ये भी सही है। सिख का सरदार संपूर्ण सिंह, ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मिर्जा गुलाम अहमद जो थे वो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, इस्लाम का बचाव किया, इस्लाम में पुनर्जागरण का प्रयास किया इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? देखिए, विलियम जोन्स बहुत महत्वपूर्ण नाम है और ओरिएंटलिस्ट इनको कहा जाता है। विलियम जोन्स जो हैं उन्होंने कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था 1789 में। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 29 है कि राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई? तो इसका आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र। और काकोरी जो षड्यंत्र है उसका नाम बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और अब इसका नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन के बाद इस आंदोलन को शुरू किया गया था। आपको पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उस समय करजन जो था वो वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 31, किस यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन सबसे अंत में हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर स्वीडिश। तो सबसे आखिरी में स्वीडिश आए थे। क्वेश्चन नंबर 32, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो बहादुर शाह प्रथम ने इसको समाप्त किया था जजिया कर को। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। नील आंदोलन के बारे में पूछ रहा है और प्रश्न है नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये 1859 से 60 के बीच में हुआ और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये बंगाल के दो लोग थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। और कंफ्यूज मत होइएगा, ये चंपारण सत्याग्रह नहीं बल्कि नील विद्रोह है और नील विद्रोह बंगाल में हुआ। नील विद्रोह से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु आप जान जाइए कि एक नील दर्पण नाम की किताब दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है, तो वो भी इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो बम्बई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन मुसलमान किताब किसने लिखी है? इंडियन मुसलमान किताब जो है वो विलियम हंटर के द्वारा लिखी गई है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। अब आप बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए, चुनाव आयुक्त जो है वो सरकार के खिलाफ तो जवाबदेह होगा ही नहीं, केवल आंसर ए है, क्योंकि वो स्वतंत्र है जब, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो केवल स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी जो इसकी नियुक्ति है वो आपको याद रखना है कि एक कमेटी के द्वारा होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर होंगे और उसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं वो होंगे और ये लोग मिलकर करेंगे। ये कमेटी एक सुझाव देगी और इस सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो चुनेगा कि किसको बनाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए, कंसीडर द फॉल्स स्टेटमेंट वाइल कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको मैं हिंदी में कर लेता हूं ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत न होगी। तो इसमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, यूपी में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है, ये आपको पता होगी कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट है। तो ये तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सही दिया है। फिर पूछ रहा है कि मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटें समान हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश, यही वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पूछा है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश में समान सीटें तो है नहीं। जैसे आप समझिए, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की सीट 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, दादरा नगर हवेली में 2 है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन सब में 1-1 सीट है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, जो अनुच्छेद 51 का ए है, आर्टिकल 51 का ए जो है उसके अंतर्गत तीसरे नंबर पर इसको रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो इनमें से तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो रिट जारी किया जाता है वो होता है हैबिस कॉर्पस, यानी कि जो पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है बिल्कुल। आर्टिकल 17 जो है वो पहले कथन को प्रूफ करता है, जो कि अस्पृश्यता के विरोध में है, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 15 है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 26वां संविधान संशोधन जो है वो 1971 में पारित किया गया था, और ये प्रीवी पर्सेस को समाप्त करता है। प्रीवी पर्सेस क्या होते हैं इसको हम एक बार समझ लेते हैं। प्रीवी पर्सेस का मतलब होता है कि जो रियासत थे उन रियासतों का जब एकीकरण किया गया भारत में, तो उनके शासकों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। उन्हीं विशेषाधिकारों को 26वां संविधान संशोधन जो है वो समाप्त करता है। बात करें 21वें संविधान संशोधन की, तो 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया, और 2003 में आपको पता है 92वां संविधान संशोधन, जिससे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है 43 का वो हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे थे? तो इनमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ऑप्शन में देखें तो आर वेंकटरमन है, ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद वी गिरी हैं, ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो भी पहले उपराष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, BD जत्ती, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन, ये सभी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, और 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण से संबंधित है। पुट्टास्वामी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है, और इंदिरा साहनीवाद जो है वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में था। क्वेश्चन नंबर 46, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सवाना, लानोस, कंपोज, ये तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हैं। सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है, कंपोज ब्राज़ील में, और लानोस जो है वो वेनेजुएला में है। अगर हम बात करें घास के मैदान की, तो दो तरह के घास के मैदान होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण वाले में हम बात करें तो अर्जेंटीना का पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और मध्य एशिया का स्टेपी जो है वो शीतोष्ण है, जबकि उष्णकटिबंधीय में सवाना, कंपोज और लानोस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का बात करते हैं 47 की, तो लवणता के बारे में पूछा है कि कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो 1000 ग्राम होता है। आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ क्षत्रक, जो हिमनद वगैरह है उससे रिलेटेड हो जाएगा। सबसे अधिक अगर बात करें तो महासागर में है 97.3%, फिर बर्फ क्षत्रक में है 2.0%, और भूमिगत जल में 2% है लगभग 0.68%। सबसे कम नदियों में है 0.0001। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 49वां प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि किस घटना से संबंधित है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो होगा इनमें से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों की स्थिति से ही ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। तो एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 चीज़ें होती हैं। जन्म मतलब बर्थ रेट, एक तो बर्थ इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है वो डेथ है,
और तीसरा जो है वो प्रवास यानी कि माइग्रेशन है। माइग्रेशन से भी असर पड़ता है, एक जगह के लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका जो करेक्ट कौन सा सुमेलित है, हाँ तो देखिए करेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ मरुस्थल और बताना है। तो जैसे पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना का है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अटाकामा जो है वो उत्तरी चिली में, नॉर्थ चिली में है, तो उज्बेकिस्तान, ये गलत हो जाएगा। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये भी आपका सोमालिया लिखा है तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंटागोनिया, जो कि है अर्जेंटीना में, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ हम और बात करें तो टकला मकान जो है वो चीन में मरुस्थल है। थार की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में फैला है, और गोबी डेजर्ट की बात करें तो वो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है तो उस समय 45 डिग्री देशांतर पर क्या होगा। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर से 4 मिनट का अंतर होता है। अगर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में हम देखें तो लगभग 60 डिग्री का अंतर है, और 60 डिग्री का मतलब है 60 गुणे 4 करेंगे तो 240 मिनट यानी कि 4 घंटा। अब अगर इस समय 2 बज रहा है तो 2 से 4 घंटा जोड़ेंगे तो ये 6 बज जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 PM। क्वेश्चन नंबर 53, लैब्राडोर जलधारा कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड देखेंगे उसके बीच में एक जो ठंडी जलधारा है उसको हम लैब्राडोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो अंतरिक्ष से जब भी कोई उल्कापिंड आता है तो मध्य मंडल में जैसे ही आता है, जो कि वायुमंडल की तीसरी परत है, लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में स्थित है, और यहाँ आने पर वो जल जाते हैं और बहुत कम ही ऐसे बचते हैं जो कि पृथ्वी तक पहुँच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात कर लें तो कोरल सागर कहाँ अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि क्या रही। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं BPSC में। तो 2022-23 के अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, तो जो GSDP पर वृद्धि है स्थिर कीमतों पर वो 11% है, और वर्तमान कीमत की अगर हम बात करें तो 15%। तो स्थिर कीमत पर 11 है और वर्तमान कीमत पर अगर हम बात करें तो 15% की वृद्धि देखी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है। तो शहरीकरण जो है वो 16.2% है, ये आपको याद रखना है। नगरीकरण जो है वो 16.2% है। 58वां क्वेश्चन, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा में बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत है। मतलब बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो GSDP का कितना परसेंट है। तो 2.98% होने का अनुमान है 2023-24 में। 2023-24 में 2.98% का अनुमान है, जबकि ये पिछले साल 3.47 था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 15.24% का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 60, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है वो क्या है। देखिए सप्तर्षि कहा गया है, और ये सप्तर्षि को आपको जानना याद इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा इसको कि कौन कौन से हैं सप्तऋषि या सप्तर्षि। अब देखिए क्या है, सबसे पहला है वो है समावेशी विकास। तो समावेशी विकास आप याद रख सकते हैं कि एक तो ये है सप्तर्षि में समावेशी विकास। दूसरा जो है वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच या अंतिम छोर तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ये आपको याद रखना है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है अवसंरचना और निवेश। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। आपको ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो 562 अरब डॉलर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है। तो 1 साल के लिए फ्री अनाज बढ़ा दिया गया था, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो भंडारी समिति का संबंध किससे है। भंडारी समिति जो है ये 1994-95 में बनी थी, और इसने ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के बारे में अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो दी थी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का वो डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया। अनवरत योजना जो है 1978 से 80 के बीच में चली थी, और गुन्नार मेडल के द्वारा ये लाया गया था। गुन्नार मेडल जो हैं वो एक अर्थशास्त्री, और उनके द्वारा एक किताब लिखी गई द एशियन ड्रामा, और इसमें इन्होंने बताया था।
और अगर बात करें अनवरत योजना 1978 से 80 किस सरकार के द्वारा लागू की गई, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 65, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु, इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा डी, क्योंकि एक से अधिक है। अब विनाइट्रीकरण जो होता है, जिसको डिनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है अंग्रेजी में, उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस हैं थायोबैसिलस है, माइक्रोबैसिलस है और साइनोबैक्टीरिया है। इसका जो आंसर होगा वो माइक्रोबैसिलस तो है ही, थायोबैसिलस भी है। ये क्या करते हैं कि मिट्टी में जो नाइट्रेट होता है और जो नाइट्राइट होता है उसको अमोनिया के यौगिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट को डीनाइट्रीफाई करके नाइट्रोजन गैस बना देना, यही इनका काम होता है। इसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 है घोंघा, सीप, कटलफिश और ऑक्टोपस ये निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं? तो ये मोलस्का के जीव हैं, मोलस्का संघ जो है उसके जीव हैं। मोलस्का संघ के जीवों की बात करें अगर, तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत कोमल होता है और वो कैल्शियम के द्वारा कोई कवच बना हो, उस कवच के अंदर उनका शरीर रहता हो। जैसे अब घोंघा और सीप देखिए, तो सीप के ऊपर एक कवच रहेगा, घोंघा के ऊपर एक कवच रहेगा, उसके अंदर वो होते हैं। क्लियर है? और उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कोई वेंस कोई ऐसा क्लोज्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, पादप कोशिकाओं में वर्णक कहाँ उपस्थित होते हैं? तो लवक हो जाएगा, आपको पता है लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? तो अंडक और पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के संबंध में सही कथन आपको बताना है, और 4 कथन है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ये पहला है, तो भाई सही बात है, कहा जाता है। डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, तो हाँ ये भी बात सही है। पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, शर्करा के या शुगर के एक ही मॉलिक्यूल से जो बना हो वो मोनोसैकेराइड होगा, है ना। और जो एक से अधिक मॉलिक्यूल से बना हो, 2 से बना हो, वो डाइसैकेराइड होगा। और जो पॉली होगा वो बहुत कई अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होंगे। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो मोनोसैकेराइड का मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है। और स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, डाइसैकेराइड का भी जल अपघटन संभव है, लेकिन मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर का अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? अंगघात कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम, पोटेशियम की कमी से होता है। फास्फोरस की कमी से हड्डी और दांत, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, हिंदी, अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है ये कई सारे हैं, जैसे मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी जो है वो ट्रिप्नोसोमा से होता है। सोने की बीमारी मतलब सोना चांदी नहीं, सोना मतलब नींद वाली बात हो रही है। चेचक जो है वो वेरियोला वायरस से होता है, तो चेचक आंसर नहीं होगा, मगर ए और बी दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ये होता है 611.65 पास्कल पे, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं, 9.467 × 10⁻15 का कोटिमान क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 15। अब देखिए कैसे होता है, कोटिमान कैसे निकालते हैं? किसी भी राशि का परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में अगर हम लिख दें तो वो होता है कोटिमान। उस 10 का जो घात होता है उसके ऊपर, उसको हम कोटिमान कहते हैं। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, आपको पता है अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो जब आरोपित बल शून्य हो तभी भी होगा, विस्थापन शून्य हो तभी भी होगा, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तब भी होगा। कैसे, क्यों, आप ऐसे समझिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, मतलब F/S cos थीटा। आप cos थीटा, अगर F 0 हो गया तो F/S cos थीटा 0 हो जाएगा, S माने विस्थापन 0 हो गया तब भी 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 बराबर भी 0 होता है। इसका मतलब तीनों होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 80, किसी वस्तु का भार के बारे में पूछा है। तो किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए वस्तु का भार याद रख लीजिए, अभी से याद कर लीजिए, भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होगा, ठीक है,
जी का मान सबसे कम कहाँ होगा? इक्वेटर पर होगा। ध्रुव पे सबसे अधिक होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 3। क्यों? क्योंकि गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक हो ये जरूरी नहीं है। इसका जो मान है वो वायुमंडलीय दाब से अगर कम हो जाएगा क्या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में तो ये हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 84वां प्रश्न है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास क्या होता है? रेंज पूछ रहा है। तो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आप एक बार याद कर लीजिएगा। बैंगनी का होता है 3900 से 4460। अब ये आपको ऐसे याद नहीं करना है, विप ग्योर याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जनरली, मगर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या होना चाहिए? तो देखिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध हो, जल्दी गल जाए और प्रतिरोध उसमें उच्च हो। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात का जो नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, तो आपको याद रखना है जोसेफ प्राउस्ट का नाम। क्वेश्चन नंबर 87। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो जो हाइड्रोजन का ऐसे उत्पन्न किया जाए कि उसमें कार्बन ना निकले उसके उत्पादन में, उसको गुलाबी पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सह संयोजक एवं उप सह संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। कैसे? समझिएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 ऑप्शन है इसमें। NH4Cl की अगर हम बात करें या फिर NH4Br की बात करें, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, तो इनमें विद्युत संयोजी भी है, सह संयोजी भी है और उप संयोजी भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसमें क्या है? सह संयोजक बंध है और उप सह संयोजक बंध है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आते हैं। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्माण क्रिया में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि शराब, ब्रेड, इन दोनों का निर्माण जो है वो किण्वन की प्रक्रिया से ही होता है। ठीक है, तो किण्वन की प्रक्रिया में शराब हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका, ये जो भी चीज़ें हैं सब किण्वन से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, दही में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होगा। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। आंवला, पपीता, ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा सी, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड। 91। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो जब अम्ल का जल से करेंगे तो आयन, वो हाइड्रोजन प्लस आयन निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा H+ आयन। 92। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी NaOH। 93 की बात करें। मिलेराइट किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है वो निकेल का अयस्क है, तो आप याद रखिएगा मिलेराइट किसका है? निकेल का अयस्क है। कुछ और याद कर लेते हैं। यूरेनियम का क्या है? यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। थोरियम का क्या है? मोनोजाइट। कैडमियम का क्या है? ग्रीनोसाइट। और मैग्नीशियम का क्या है? डोलोमाइट, कार्नेलाइट, मैग्नेसाइट। और मैंगनीज का क्या है? पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। पायरोलुसाइट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बात करते हैं। एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होगी प्रोटॉन और 2 होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो अनावरण हुआ है, वो हुआ है राजस्थान की जगह एक है नाथ द्वारा, वहाँ पर। कुछ और स्टैचू, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद कैंपेगौड़ा, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो केवड़िया गुजरात में। 97 की बात करते हैं। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया। 98 की बात करें कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 मतलब दिन और रात सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो ये मोढेरा इसका आंसर होगा। मोढेरा तो है ही, गुजरात इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो कपिल कपूर को नहीं किया गया था, PT उषा को किया गया, इलैया राजा को किया गया, वीरेंद्र हेगड़े को किया गया और KV विजेंद्र प्रसाद को किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं।
तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खोला गया था और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में है नहीं। 102 की बात करें, प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? तो सिद्धारोड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है जो हरियाणा में कर्नाटक में है, हुबली उसको बोलते हैं, तो वो है जो अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। पहले गोरखपुर था, अभी वो हो गया है। तो सिद्धारोड़ा या फिर हुबली, आप याद रखिए, कर्नाटक में। 103, हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, अगर बात करें इसकी, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी को जो राज्य पार्टी का दर्जा मिला है वो दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में मिला है। 104 की बात करें, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? मिशन 929 जो है वो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 105 की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। दिया गया था किसको? तो उत्तराखंड की झांकी है जिसको बोला गया था मानस खंड, उसको प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने। ठीक है, एक तो ये प्रश्न है। उसके बाद नहीं, नवनियुक्त अग्निवीर की बात नहीं की गई है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है ना, तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, कई सही नहीं है। जैसे परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी नहीं, ऐसी बात नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो झांकी है वो पहली बार की गई। फिर पूछ रहा है कि परेड में नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को, 1 मिनट जरा, 105 वाले का एक मुझे कन्फ्यूजन हो गया है। 105 वाले प्रश्न का नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने कि नहीं, ये उस पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 106, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की? तो मीरा नामक जो पहल है वो शुरू की गई है बाजरा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका आंसर बाजरा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या दिया गया है? तो स्काई हॉक नाम है इस ड्रोन का, और ये 10 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है और लगभग 5 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। किसने बनाया है? तो एक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन, उसके द्वारा बनाया गया है, और पहला 5G सक्षम भारतीय ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 108, दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद किसने प्रक्षेपित किया? करेक्ट आंसर होगा UAE, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, UAE आंसर है जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था S जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 110, तुर्की सीरिया में भूकंप, आपको पता है कि ऑपरेशन दोस्त लॉन्च हुआ था। 111, G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता नहीं मिली है, 1 दिसंबर 2022 से मिली है। ठीक। 112वां की बात करते हैं। सबसे लंबा यात्री ट्रेन किस देश ने चलाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने चलाया है, 100 डिब्बे का, लगभग 2 किलोमीटर का लंबा। 113वां, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत में आयोजित की गई थी, और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था। 114 की बात करते हैं। मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। अब इसके बारे में बताना है कि कहाँ पे की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है? तो 6.4% का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 116, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI के निवेश करने वाले शीर्ष देश, तो सबसे अधिक FDI का निवेश होता है सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, फिर UAE से। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी, ये दिया गया था बद्री नारायण को, और बद्री नारायण की जो संग्रह था, उनकी कविता संग्रह, उसका नाम है तुमड़ी के शब्द, याद रखिएगा। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन 119, अंडर-19 महिला विश्व कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है, आपको पता है, इंग्लैंड को हराया था भारत ने। 120, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? उड़ीसा के द्वारा की गई।
विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? तो अजय बंगा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 122, 2022 सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, केवल कथन एक सत्य है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 132वां 2021-22 में। और पिछली बार जो था वो 131वां था, तो यही गलत दिया है। 129वां नहीं, 131वां था पहले, और अभी 132वां है, वो तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं, और जो 123वां प्रश्न है वो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जो इसका आयोजन गुजरात में किया गया सही है। शुभंकर एशियाई शेर था, ये भी सही है। 37वें का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। 37वें का आयोजन जो है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, 37वें का आयोजन जो होगा वो गोवा में होगा, तो ये गलत है, इसमें दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। तो बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उससे है। तो देखिए, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, बिल्कुल सही बात है। 2021-22 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% रही, ये भी सही है। और आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, ये जो है ये भी सही है। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है, और तीसरे पर बिहार है। क्वेश्चन 125, बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए का परिव्यय के साथ राज्य बजट पेश किया गया? तो ये 2.62 लाख करोड़ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 126, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो मोहम्मद यूनुस थे। याद रखिएगा, 1937 का जब चुनाव हुआ था तब की बात की गई है, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। और स्वतंत्र बिहार के जो प्रथम थे वो कौन थे? वो थे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 343 है, ये सही नहीं है, क्योंकि 243 है। क्वेश्चन नंबर 128, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ए वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रमुख जो है वो पंचायत समिति के स्तर पे होते हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 129 की बात करें, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 130 की बात करें, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया? तो 2012 में अपनाया गया। और गीत कौन सा है? गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। किसने लिखा? तो सत्यनारायण ने लिखा था। और जो संगीतकार थे वो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा थे। 2012 में इसको अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 131, किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मगध, वज्जी और अंग तीनों ही बिहार में ही थे। 132, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान दिए जाने के प्रमाण है? तो फिरोज शाह तुगलक ने दान दिया था। क्वेश्चन 133, प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी उस समय रोहतास थी। 1594 और 1587 से 1594 के बीच में थे। अकबर ने राजा मान सिंह को प्रांतपति बनाया था, गवर्नर बनाया था बिहार का। क्वेश्चन नंबर 134 हो गया, क्वेश्चन नंबर 133 हो गया, सॉरी 134, निम्नलिखित में से बिहार विभूति के नाम से किसे जानते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। 135, कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से 3 नहरें निकलती हैं, और तीनों ही नहरें जो हैं वो गंडक से संबंधित है, त्रिवेणी, दोन और तिरहुत, तो एक से अधिक। 136, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किससे है? तो किस जिले से है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजगीर। नालंदा जिला जो है राजगीर, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है वो, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 137, कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 137 को ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा अजय नदी। क्वेश्चन नंबर 138, सुमेलित नहीं है, घोघा झील कटिहार, अनुपम झील रोहतास, सिमरी झील सहरसा। अब सुमेलित नहीं है पूछा है, तो अनुपम झील जो है वो रोहतास में नहीं है, अनुपम झील जो है वो कहाँ है? कैमूर में है। बाकी ठीक है, घोघा झील कटिहार में है, सिमरी झील जो है वो सहरसा में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है, कांवर झील बेगूसराय में है, मोती झील पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है, और घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार रेल विद्युत
इंजन का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो मधेपुरा में है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो मधेपुरा में। क्वेश्चन 140, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा शिवहर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 141 से 150 तक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 141 है उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 121। बात करें क्वेश्चन नंबर 142 की, तो 142 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन इधर है, क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 143 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 12 मीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बी है। क्वेश्चन नंबर 145 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ए, बेटी। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो हो जाएगा 12,480, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147 की अगर हम बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा 6,720, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा ए 34, और क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा 2340, यानी 2340, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने पहला टेस्ट जो एडुटेरिया के द्वारा आयोजित किया गया था 69 बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, वो हमने सॉल्व किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।